अच्छी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अशोक जी के परिवार में उनकी माँ और एक बहन थी। तीनों बहुत खुशी से जी रहे थे। अशोक जी का बाजार में एक बड़ा सा मिठाई का दुकान था और उनकी एकलौती बहन वीना शादी के कुछ ही साल में ही ससुराल में झगड़ा करके मायके आ गई थी और तब से वो यहीं पे ही रहती है, क्योंकि उसके पति ने उसे कभी घर वापस लेने आए ही नहीं। बेटा, मैंने तेरी शादी तय कर दी है। शादी? मेरी शादी तय कर दी, पर मुझसे बिना पूछे? इसमें तुझे पूछना क्या है? तुम्हारे दादाजी भी तो तुम्हारे पापा का रिश्ता मेरे साथ पक्का किए थे, वो भी उनसे पूछे बिना। ये तो सदियों से चलते आ रहा है, फिर तुम ये सब पहले से जानकर क्या कर लेते? पर माँ। बस करो, अब जाओ जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के घर चलो। आज तुम्हारा रोका है। क्या आज मेरा रोका है? माँ। अशोक जी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो तो हमेशा से चाहते थे कि अपनी पसंद की एक लड़की से शादी करेंगे, पर उस वक्त माँ बाप के बातों को कौन टाल सकता था भला। इसीलिए उन्हें उनकी माँ की पसंद की हुई लड़की से ही शादी करनी पड़ी। अरे अशोक, भाभी तो बहुत ही सुंदर है। सच कहें तो माँ जी चुन चुन के लाखों में एक बहू लाई है। पता नहीं यार, मैंने उसे ढंग से देखा भी नहीं और ना ही मेरा मन है उसे देखने को। ऐसे मत बोल दोस्त, लड़की सच में लाखों में एक है। पता है तुझे कितने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे उसके लिए, पर तेरी माँ सबको पीछे छोड़ के तेरे लिए इतनी अच्छी दुल्हन ले आई। निहायती गरीब घर की लड़की है वो। बस देखने में सुंदर हो जाने से सब कुछ नहीं हो जाता। लड़की बहुत संस्कारी भी है, किसी को चू तक नहीं बोलती, ना ही किसी के साथ ऊंचे आवाज में बात करती है। अच्छा। बस यही एक बात अशोक जी को भा गया कि उनकी पत्नी ना तो किसी के साथ झगड़ा कर पाती है और ना ही ऊंचे आवाज में बात करती है, और करेगी भी तो किसके दम पे? वो तो एक बहुत ही गरीब परिवार से आई है। अशोक जी पत्नी सुमति के साथ रिलेशन तो रखने लगे, पर उसे कभी प्यार से एक शब्द भी नहीं बोले। सुमति इसी बात को लेकर दुखी थी, पर किसी को कभी भी इस बारे में कुछ नहीं बताई। सुनिए, खाना लगा दिया है, आ जाइए। मैं आज बाहर खाने जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना, रात को नहीं आऊंगा। इतना बोल के अशोक जी वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ? खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? मेरे भैया आज बाहर ही रहेंगे रात को। अब जा, घर का काम खत्म कर। दीदी, ये हर रोज रात को कहाँ चले जाते हैं? वो सब जान के तू क्या करेगी? तुझे जितना काम दिया गया है बस उतने में ही अपना दिमाग चला, और जा मेरे लिए खाना लगा दे। जी दीदी, अभी लगाती हूँ। सुमति की ननंद वीना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वीना और सुमति जहां भी एक साथ दिख जाए उनके खूबसूरती का कंपैरिजन हो जाता था। एक तरफ सुमति बेहद खूबसूरत और दूसरी तरफ वीणा को देख के कोई भी पसंद नहीं करता था। इसलिए वीणा भी इस बात पे गुस्सा होकर सुमति को सुकून से जीने नहीं देती थी। फिर एक दिन अशोक जी की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। अशोक, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया बेटा। तू अपनी पत्नी सुमति का ख्याल रखा कर, बहुत अच्छी है ये। माँ, भैया तो ख्याल रखते हैं और कितना रखेंगे? हाँ वीणा,
अपना घर बसा नहीं पाई तो दूसरों का मत तोड़। ऐसी माँ रहने से अच्छा है कि चली जाए। अशोक, सुमति पेट से है। काश मैं बच्चा पैदा होने तक जिंदा रह पाती। माँ, ऐसे मत बोलो। बेटा, मेरी बहू को प्यार देना। बच्चे को कभी भी किसी चीज में कोई कमी मत होने देना। हाय राम। माँ, 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 माँ। अशोक जी की माँ इतना बोल के चल बसी। उसी दिन से माँ का कहा मानकर अशोक जी अपनी पत्नी से ऊंचे आवाज में बात करना तो बंद कर दिए थे, पर प्यार मोहब्बत से बहुत दूर थे वो। और ऐसे ही चलते सुमति को एक बेटा भी हो गया था। अब माँ के जाने के बाद अशोक जी हर दिन शाम होते ही घर से निकल जाते थे और सुबह दुकान जाने से पहले ही घर वापस आकर तैयार होते थे। सुमति अपनी ननंद वीणा का अत्याचार सहते सहते बच्चे को अकेली पाल रही थी। फिर एक दिन तो गजब ही हो गया। सुनिए, बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज आप रात को घर पे ही रुक जाइए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। देखो, मुझे आज एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। मैंने किसी को जुबान दे दिया है। अगर बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है फिर। उस रात बहुत तेजी से बारिश हो रही, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। सुमति अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए पति का इंतजार कर रही थी। अशोक जी बोले थे कि 3 घंटे में वापस आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। इतनी बारिश में वो आएंगे भी तो कैसे? लगता है आ गए शायद। सुमति दरवाजा खोलते ही अशोक जी घर के अंदर आ गए और उनके साथ एक औरत भी थी। आओ झिलमिल, आओ। आज से ये घर तुम्हारा है। अशोक, ये कौन है? ये सुमति है। तुम्हें जो भी जरूरत पड़े या फिर कुछ काम करवाना हो तो सुमति को ही बोलना। ओह अच्छा, मेरा कपड़ा भीग गया है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। सुमति, जाओ मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आओ और फिर खाना लगा दो। आप? मैं आपको मुझसे मेरी तारीफ मत पूछो, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी। जो काम बोला है वो जल्दी से करो जाकर। सुमति को झिलमिल की बातें कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए वो भी उसका कोई काम करने तैयार नहीं थी। देखिए, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं वीणा दीदी को बुला देती हूँ, वो आपकी मदद कर देंगे। सुमति, बहस मत करो। बच्चे को झिलमिल के गोद में दो और वो जैसे बोल रही है वैसे ही करो। हाँ, बच्चे को मुझे दे दो, लाओ। सुमति ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को झिलमिल को दे दी और अंदर जाकर घर का काम करने लगी। पर उसे ये बात बताने की किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि आखिर ये झिलमिल है कौन। झिलमिल भाभी, कैसे हो? कल रात को ही मैं आपसे मिलना चाहती थी, पर बारिश की वजह से नींद लग गई मुझे। कोई बात नहीं ननद जी, अब तो हम एक साथ रहने वाले हैं। सही कहा आपने, भैया कहाँ हिम्मत कर पा रहे थे, मैं ही तो उन्हें हिम्मत दे रही थी ताकि वो आपको इस घर में ला सके। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरे भैया रोज रात को आपके पास जाकर घर से दूर रहें। अब आप दोनों यहीं पे मजे से रहो, है ना? सही कहा तुमने वीणा, अशोक तो मुझे छोड़ के जी नहीं सकते। पर ये सुमति कहाँ मर गई? चाय बना के लाने को कब से बोली हूँ। सुमति, सुमति। क्या अशोक जी झिलमिल से प्यार करते हैं? इतने दिनों से उसी के साथ रहते थे रात भर, और माँ जी के मरते ही इसे घर पे ले आए।
अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? सुमति, ओहो, ये बच्चा भी ना हमेशा रोता रहता है। सुमति, लाओ, बच्चे को मुझे दे दो, मैं उसका ध्यान रखूंगी, तुम घर का काम संभालो। नहीं, मैं अपने बच्चे को देख लूंगी, आपकी मदद की जरूरत नहीं। अच्छा, तू है कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रही है? चुपचाप बच्चे को लाकर मुझे दे, नहीं तो इस घर से धक्का मार के निकाल दूंगी। आप कौन है जो मुझे मेरे ही घर से धक्का मार के निकाल देंगी? झिलमिल भाभी इस घर की मालकिन है, समझी? अब जा, बच्चा लाकर इन्हें दे। सुमति को तो वैसे भी घर का पूरा काम अकेले ही करना था और बच्चा भी बार बार रो रहा था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी झिलमिल के हाथों बच्चा थमा के घर के काम में लग गई। ये बस आज की बात नहीं, रोज रोज ऐसे ही चलता रहा और कभी कभी सुमति पूरा दिन अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाती थी, क्योंकि वीणा और झिलमिल उसे बस एक नौकरानी बना के रखे थे। अशोक जी भी ये सब जान के कुछ नहीं बोलते थे। हे जगदम्बा, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है? पहले मुझसे मेरा पति छीन गया और अब तो मेरा बेटा भी मेरा होकर नहीं रहा। हे माँ, अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे अपने पास बुला लो या फिर कुछ ऐसा करो जो मेरे हालतों को सुधार दे। किसी को भेजो माँ, मेरी मदद करने। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अरे बधाई हो बधाई, नवरात्रि में आपको बेटी पैदा हुई है। माँ दुर्गा आई है आपके घर। मैं तो हमेशा से चाहता था कि मेरी एक बेटी हो। माँ दुर्गा ने मेरी सुन ली। धन्य हो माँ, धन्य हो। अंदर जाकर आपकी सुनहरी बेटी को देख तो लीजिए। मेरी बेटी कितनी सुंदर है। देखना रेखा, ये अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, बधाई हो आपको, आखिर आपको बेटी मिल ही गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें। मेरी बेटी का नाम गौरी रखूंगा मैं, गौरी। किस बात से इतनी खुशी हो रही है? यहाँ से निकलने का कोई दूसरा ठिकाना तो नहीं मिल गया तुझे? आज माँ दुर्गा की सप्तमी पूजा है, इसीलिए मैं खुश हूँ और मुझे अपने ही घर छोड़ के जाने का कोई शौक नहीं। यहाँ मेरे पति और बेटा रहते हैं। पति और तेरा और बेटा भी तेरा। अंशुमान, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ के पास नहीं आएगा? माँ, माँ। देखा तूने, मेरा बेटा मुझे अच्छी तरह से पहचानता है। मैं इसकी माँ हूँ, तू नहीं। पति को छीनते हुए देख सुमति जैसे तैसे बर्दाश्त कर ली थी। अब अपने बेटे को उससे दूर करते देख वो सह नहीं पाई। ये आपको क्यों माँ बुलाएगा? ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। तू माँ है इसकी? कितना समय देती है अपने बच्चे को? आखिरी बार कब खाना खिलाई थी इसे? हाँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपने बच्चे के पास क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि आप हमेशा उससे मुझसे दूर कर देती हैं। हाँ तो क्या हुआ? किस बात का बहस कर रही हो सुमति? माँ चाहे जिसको भी बुलाए, बेटा तो तुम्हारा ही है ना। फिर अंशुमान झिलमिल को अगर माँ बुलाता है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अगर मेरा बेटा इन्हें माँ बुलाएगा तो मुझे क्या बुलाएगा फिर? छोटी माँ। ये मुझे माँ बुलाएगा और तुझे छोटी माँ। छोटी माँ? पर क्यों? बहस मत करो सुमति, बोला ना एक बार। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ।
अंशुमान मेरा बेटा है, वो बस मुझे ही माँ बुलाएगा, जरूर बुलाएगा। और इस झिलमिल को मैं अपने बच्चे को मुझसे छीनने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन उनके घर पे कोई बिस्तर से उठने से पहले ही सुमति अपने बेटे को लेकर मायके निकल गई। सुमति, बेटी तू ऐसे बिना बताए अकेली आ गई, दामाद जी नहीं आए? सुमति, क्या हुआ है बेटी? कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ऐसे क्यों बोल रही है बेटी? क्या हुआ है? वो किसी दूसरी औरत को घर ले आए हैं। 5 सालों से मैं अपने पति से दूर रहना बर्दाश्त कर ली, कभी चू तक नहीं की, ना ही आप लोगों को इस बारे में कभी कुछ बताई। पर अब मुझसे नहीं होता। वो औरत मेरे बेटे को भी मुझसे छीनने लगी है। मेरा बेटा उससे माँ बुलाता है, मुझे नहीं। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी माँ, कैसे करूंगी? बेटी रो मत, मैं दामाद जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा बाबूजी? 5 सालों से मैं बस एक नौकरानी की तरह जीती आ रही हूँ। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे, बस मेरी सासू माँ के डर से ये शादी हुई थी। और उनके चले जाने के बाद मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई। ऐसे अपना ससुराल छोड़ के आ जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा सुमति? मैं वापस नहीं जाऊंगी माँ। मेरी ननंद और वो औरत मुझे वहाँ जीने नहीं देंगे, मैं मर जाऊंगी। सुमति, ऐसे मत बोल बेटी, तू यहीं पर हमारे साथ रहेगी, ठीक है? अब रोना बंद कर। हमारे साथ रहेगी? क्या मतलब है हमारे साथ रहेगी ये? बहू, सुमति के पति ने, मैंने सब सुन लिया है, फिर से इसका दुखड़ा रोने की कोई जरूरत नहीं। 5 साल तो झेल ली है, अब आगे भी झेल लेगी ये। इसे यहाँ पे रखने की बात क्यों हो रही है? बहू, ऐसे मत बोलो, सुमति मेरी बेटी है। अगर आज तुम्हारा पति किसी पराये औरत को घर पे ले आता तो तुम क्या करती? मैं तो सबसे पहले मेरे पति के माँ बाप को ही जिंदा जला देती, फिर अपने पति को भी। भाभी, उस घर में मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक होता है। मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लेते हैं। मैं कैसे जीऊंगी वहाँ पे? तुझे जहाँ जाना है जा, पति के घर जा या फिर किसी और के घर। पर एक बात कान खोल के सुन ले, तू यहाँ पे नहीं रह सकती। अरे क्या बात हो रही है? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो सरिता? सुमति, तू कब आई? झगड़ा करके घर छोड़ के आ गई है ये महारानी, हमारे गले पड़ने, और अपने बेटे को भी ले आई है। अरे सरिता, अगर सुमति झगड़ा करके आई है तो 2-3 दिन में चली जाएगी वापस। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? सुमति, जा अंदर जा, 2 दिन बाद मैं तुझे तेरे ससुराल में छोड़ आऊंगा। बेटा, असल बात पूछ तो ले बहन से, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है? असल बात जान के मैं क्या करूंगा बाबूजी? वैसे भी बेटी मायके घूमने कभी भी आ सकती है, और सुमति जिंदगी भर थोड़ी यहाँ पे रहना चाहेगी। देखना आप, 2-3 दिन में वो खुद वापस चली जाएगी। मैं चलता हूँ, नहीं तो काम के लिए देर हो जाएगी मुझे। कितनी असहाय हो गई हूँ मैं, मेरे साथ कोई नहीं है। सुमति, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। मैं चाहकर भी तुझे अपने पास यहाँ पे नहीं रख सकती। मेरी नसीब तो फूटी हुई है माँ, मुझे कौन सहारा देगा भला? 2-3 दिन बाद क्यों, मैं आज ही वापस चली जाऊंगी। कहाँ चली गई थी महारानी? किसके साथ मुंह काला करके आ रही है? मैं माँ बाबूजी के पास गई थी, किसी को बिना बताए। अब वापस क्यों आ गई? तेरे भैया भाभी ने भगा दिया क्या तुझे? अशोक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सुमति दिन ब दिन सर पे चढ़ रही है।
किस हक से वो मेरे बेटे को लेकर चली गई थी यहाँ से? पूछो इसे। सुमति, आगे से मैं कभी भी सुना कि तुम ऐसी कोई हरकत की हो तो याद रखना, इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और हाँ, अंशुमान मेरा बेटा है, आगे से उसके पास आने की हिम्मत भी मत करना। झिलमिल उसकी माँ है, झिलमिल, तुम नहीं। उस दिन सुमति किसी को कुछ नहीं बोल पाई और रोज की तरह घर का काम करने लगी। और इधर झिलमिल अंशुमान को टाइम देना, उसके साथ खेलना, उससे प्यार करना, ये सब करती थी। धीरे धीरे अंशुमान बड़ा होता गया और सच में वो अब झिलमिल को माँ और सुमति को छोटी माँ बुलाने लगा था। जब भी सुमति अंशुमान के मुंह से छोटी माँ शब्द सुनती थी, उसके कलेजे में चाकू जल जाता था। पर वो फिर भी मन को संभाल के रखी थी, क्योंकि उसके पति तो साफ साफ बोल दिए थे, अगर सुमति घर पे कोई कलेश की तो उसे घर से धक्का मार के निकाल देंगे हमेशा के लिए। और वो अपने बेटे के बिना कैसे जी पाती। मेरे साथ चाहे जो भी हो, पर मेरा बेटा तो मेरे आंखों के सामने है ना, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। भगवान उसे सद्बुद्धि दे, वो हमेशा खुश रहे। देखते ही देखते 16 साल बीत चुके थे। अब अंशुमान 10वीं में था। अपना बर्थ सर्टिफिकेट और हर एक सर्टिफिकेट में माँ का नाम सुमति देख के उसे समझ आ चुका था कि सुमति ही उसकी असली माँ है और झिलमिल जिसे वो माँ बुलाता है वो सिर्फ उसके पापा का प्यार है और कुछ नहीं। पर वो कभी ये बात अपने मुंह से किसी को भी बता नहीं पाया था। और उस तरफ गौरी के गांव में, गौरी, गौरी, अरे कहाँ चली गई ये लड़की? और कहाँ गई होगी तुम्हारी बेटी? गांव के चौराहे के पास खड़े होकर पंचायती सुन रही होगी। सुनंदा के पिताजी ये शिकायत लाए हैं कि हमारे गांव का लड़का राकेश सुनंदा को बदनाम कर रहा है। राकेश, बेटा क्या ये सच है? सरपंच जी, मैं अब क्या बताऊं? असल बात यह है कि वो क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। पहले तो ये मेरे कॉलेज में बोला करता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ताकि और कोई लड़का मेरे तरफ देखे ना। फिर गांव में ऐसा बोलने लगा और अब तो आसपास के गांव वाले भी ये जान चुके हैं कि ये राकेश ही मेरा प्रेमी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही हमारी सगाई होने वाली है, जबकि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने मुझे ऐसे बदनाम किया है कि अब मुझसे शादी कौन करेगा सरपंच जी? राकेश, सरपंच जी, ये सुनंदा भी कुछ कम नहीं। मैंने तो मजाक मजाक में उसके कॉलेज में जाकर बस 2-4 लड़कों से ये बात बोला था, पर ये तो मेरे हर एक दोस्त को बोली है कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़का हूँ। हर लड़की के साथ प्यार का नाटक करके उसे धोखा दे देता हूँ बाद में। उसके साथ भी मैंने ऐसा ही किया है। फिर मेरे दोस्त मुझे ये सारी बातें बता के चिढ़ाने लगे और मैं क्या करता, मुझे गुस्सा आया और मैं आसपास के गांव में भी बोल दिया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब मुझे बदनाम करेगी ये, तो मैं क्या यूं जाने दूंगा इसे? आप ही बोलिए। जो भी हो जाए, पर एक लड़की को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। सरपंच जी, इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, लड़की से बस प्यार करता हूँ ये बोलना गलत हो गया, पर एक लड़के के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना, उसके बारे में अफवाहें फैलाना, ये सही बात है नहीं? मैं तो यही कहूँगा सरपंच जी कि मेरे बेटे को नहीं, इस लड़की को ही दोषी ठहराया जाए। ऐसी बातें सुन के पंचायत में बैठे हुए मुखिया लोग परेशान हो चुके थे। अब किसको दोषी ठहराए और किसको जाने दे, ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। देखिए, हम सबने आपस में बात करके ये फैसला लिया है कि सुनंदा आज से ना तो कुछ राकेश के बारे में बोलेगी और ना ही राकेश सुनंदा के बारे में। ये कैसा फैसला है? मेरी जो बदनामी हुई है उसका क्या?
अब मुझसे शादी कौन करेगा? 4 रिश्ते आकर टूट चुके हैं बस इस लड़के के कारण। अगर इस राकेश को सरेआम सजा नहीं मिलेगी तो मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। सब तो यही मानने लगेंगे कि ये राकेश ही मेरा प्रेमी है। पर बेटी, तुम भी तो राकेश के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की हो। अब वो भी तुम्हें सजा देना चाहे तो? सरपंच जी, मैं तो ये कहूंगी कि ये दोनों पढ़े लिखे हैं। राकेश भैया तो शहर में नौकरी भी करते हैं। सुनंदा दीदी भी कितनी सुंदर है। इन दोनों के परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। अगर सुनंदा दीदी की शादी राकेश भैया के साथ कर दी जाए तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। आगे चल के ना राकेश भैया अपनी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल पाएंगे और ना ही सुनंदा दीदी अपने पति के बारे में। क्यों सुनंदा दीदी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि राकेश भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। फिर आप इस शादी के लिए मान जाइए ना। हाँ, मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा सुझाव है। इन दोनों की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्यों शर्मा जी, क्या कहते हैं आप? अब लड़का लड़की बदनाम हो चुके हैं तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। बेटा, तुम क्या चाहते हो? मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ पापा, पर एक बार सुनंदा और उसके पापा से भी पूछ लीजिए। सुनंदा, तुम बताओ बेटी। अगर सब सोचते हैं ऐसे होने से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो मैं भी इस शादी के लिए तैयार हूँ पापा। हाँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं, पर शादी के बाद मेरी बेटी के ससुराल में सब उससे प्यार करना चाहिए। हम लोग हमेशा ही बहू को बेटी का प्यार देते हैं। चलो, तो हो गया समाधान। जल्द ही एक शुभ मुहूर्त देख के दोनों की शादी कर दी जाएगी। ओ राकेश भैया, मेरा चॉकलेट कहाँ गया? हाँ हाँ मेरी माँ, ले आऊंगा चॉकलेट। क्यों सुनंदा दीदी, अब तो आप खुश है ना? हाँ गौरी, बहुत परेशान थे हम दोनों। घर वाले हमारे लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानते, पर तुम्हारा बताया हुआ तरीका अच्छा काम किया। गौरी, तुम तो जीनियस हो। अब लगता है हमारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। आज मजा आ गया सच में। अरे जब तक ये गौरी है तब तक फिकर नट। मैं सारे समस्या का हल यूं चुटकी में निकाल दूंगी। गौरी, गौरी। आई पापा। राकेश भैया, मेरा चॉकलेट भूलना मत। आई लव यू राकेश। आई लव यू टू सुनंदा। गौरी तो सच में एक जीनियस है, जो इतनी कम उम्र में भी सब समझ जाती है और सबको अपनी बातों से समझा भी देती है। और उधर सुमति के घर में मेरा बेटा अंशुमान बड़ा होकर बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनेगा। आपका बेटा? हाँ, ये मेरा भी तो बेटा है। हमारा बेटा बोलिए, हमारा बेटा। हाँ हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है झिलमिल। बेटा, तुम जी लगा के पढ़ाई करो। तुम्हें जो बनना है बनो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मेरा बेटा तो पुलिस अफसर बनेगा, क्यों बेटा? हाँ बेटा, तुम पुलिस अफसर जरूर बनना और सारे गलत काम पे रोक लगाना। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करूंगी। जब सुमति के मुंह से कुछ शब्द निकलता था तो बस ऐसा ही कुछ जिसमें दर्द भरा हुआ हो, और उसके हर एक शब्द में अपने बेटे को कामयाब देखना चाहती थी वो। सुमति, जब हम तीनों बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। बीना दीदी को कुछ चाहिए होगा, उनका ध्यान रखो। अंशुमान, तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? हाँ छोटी माँ, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। हाँ हाँ, अभी लाई। अब भी अंशुमान सुमति को छोटी माँ ही बुलाता था, जबकि उसे अच्छी तरह से ये पता था कि सुमति ही उसकी असली माँ है
और झिलमिल उसे उसके माँ से छीन ली है, पर वो बेचारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। बस चुपचाप सुमति को रोते हुए देख बहुत दुखी हो जाता था वो। सुमति हर रोज रोती थी, पर अपने बेटे को बड़े होते देख बहुत खुश भी हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ऐसे ही देखते देखते और 7 साल बीत चुके थे, पर सुमति के साथ सबके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। अंशुमान तो सब कुछ जानकर भी आज तक चुप रहा। कभी अपने माँ के साथ खड़ा नहीं हुआ और ना ही कभी पास जाकर उसके आंसू पोंछा। छोटी माँ। हाँ बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ छोटी माँ, आपका आशीर्वाद। आज मेरा पुलिस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, तुम जरूर पास हो जाओगे, देखना तुम। इधर अंशुमान पुलिस एग्जाम देकर रिजल्ट के इंतजार में है और उधर गौरी। अरे राकेश भैया, सुनंदा दीदी, आप दोनों? हाँ गौरी, बहुत दिन हो गए थे गांव आए, इसलिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अभी गांव में मस्ती करना है हमें, दिवाली तक। कैसे हैं आप दोनों? और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है अक्ष। और हम दोनों एकदम ठीक हैं गौरी, तुम भी बहुत बड़ी हो गई हो। अभी पंचायती सुनने जाती हो या नहीं? नहीं नहीं सुनंदा दीदी, आजकल इतना टाइम नहीं मिलता। गौरी, हम दोनों हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। तुम नहीं होती तो शायद हम दोनों कभी एक नहीं हो पाते। हाँ गौरी, तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताना। आप दोनों एक साथ हमेशा खुश रहो, यही मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। बाकी ये गौरी अपना प्रॉब्लम तो यूं सॉल्व कर देती है। देखा तुमने झिलमिल, मेरा बेटा पुलिस बन गया। अब सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसे सैल्यूट मारेंगे। मुझे पता था कि मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। अब अच्छा काम करके खूब नाम कमाना है तुम्हें। हाँ माँ। मेरा बेटा पुलिस बन गया। अच्छा, तो मैं छोटी माँ को केक देकर आता हूँ। क्या जरूरत है बेटा, उसे मन होगा तो वो बाद में खा लेगी। पापा एकदम सही बोल रहे हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो, मैं उसे केक दे दूंगी। अच्छा ठीक है फिर। ये ले केक खा, मेरा बेटा पुलिस अफसर बन गया है। हाँ मैंने सुना, भगवान उसे आशीर्वाद करे, वो खूब तरक्की करे अपनी जिंदगी में। सुन, मैं तेरे साथ ये सब बात करने नहीं आई हूँ, अंशुमान का दिल रखने बस ये केक देने आई थी। खा लेना अगर खाने को मन करे तो। मेरा बेटा पुलिस बना है और मैं मुंह मीठा ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। ओहो, खबरदार, फिर से अगर मेरा बेटा बोली तो। अंशुमान मेरा बेटा है, इस झिलमिल का बेटा। पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ, नहीं तो तुझे कभी भी इस घर से धक्का मार के निकाल दूंगी। सुरेश, तुझे पैसे उधार लिए 6 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। सरपंच जी को उनके पैसे अभी के अभी वापस कर। सरपंच जी, मैं जानता हूँ कि आपसे 6 महीने का मोहलत लिया था मैं, पर इस बार तो फसल इतना अच्छा नहीं गया, ये आपको भी पता है। इसीलिए मुझे और 6 महीनों तक टाइम दे दीजिए, मैं अपना उधार चुकता कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं कर सकता मैं। धंधा करता हूँ, धंधा। ये दुखी शक्ल दिखा के मुझसे रहम की उम्मीद मत रख। पर सरपंच जी, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? अपनी बेटी को बेच के ला, मुझे क्या। सुन, अगले 7 दिन के अंदर सारे पैसे वापस कर देना, नहीं तो तेरे घर से तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे। रेखा,
वो गुंडे मेरी बेटी गौरी को घर से उठा ले जाने की धमकी दे गए हैं। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, अब तुम ही बताओ। तो आप मेरे कुछ गहने हैं, उसे बेच के उनके पैसे दे आइए। कोई जरूरत नहीं गहने बेच के उधार चुकता करने की, वो मुझे उठा लेंगे। हाँ, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं उस सरपंच का खबर लेती हूँ। बेटी ऐसा कुछ मत कर देना जिसमें तुम फंसोगी और हम दोनों को भी ले डुबोगी। ओहो पापा, आप भी ना बहुत सोचते हैं। गौरी नाम रखे हैं आप मेरा, अपनी बेटी पे भरोसा रखिए। अंशुमान, पुलिस में ज्वाइनिंग के बाद यह आपका पहला केस है। इस पूरे इलाके में दारू बैन होने के बावजूद कौन लाता है और कहां बेचता है, हमें इसका सुराग तक नहीं मिल रहा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर टाइम नकली दारू के कारण बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। सर, मैं इस केस की जड़ तक जाऊंगा और दोषी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। नमस्ते सर, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। एक्चुअली हमारे इलाके में गौरी पुलिस स्टेशन में अपना काम करके आ गई और अगले दिन सरपंच जी सुरेश के घर आ पहुंचे। सुरेश, तुझे जब पैसे लौटाना है तू लौटाना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या हो गया सरपंच जी, आप ऐसे? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, बस अपनी बेटी को समझा देना। सरपंच जी, शुक्र मनाइए कि मैं बस आपके पार्टनर्स का नाम पुलिस के सामने बोल के आई हूँ और साथ में कुछ सबूत भी दे आई हूँ। अगर आप फिर से मेरे पापा को परेशान किए तो आपके खिलाफ भी सबूत है मेरे पास। और हाँ, इस बार बस नकली दारू नहीं, चंदन तस्करी की बात भी पुलिस तक पहुँचा दूंगी। नहीं गौरी, ऐसे मत करना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं चलता हूँ सुरेश। गौरी, तेरे पास इतनी सारी जानकारी कहाँ से आई? पापा, मैं वकालत पढ़ती हूँ, अपने एरिया का खबर तो रखना पड़ेगा ना। कब कौन सी जानकारी काम में आ जाए क्या पता। गौरी, आपकी वजह से यहाँ की नकली दारू का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे आप थाने में नए हैं क्या? पहले तो आपको यहाँ पे नहीं देखा। कहाँ पे थी आपकी फर्स्ट पोस्टिंग? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है। ओह ओके, पहले ही केस में सक्सेस, वाह सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गौरी और अंशुमान के बीच की दोस्ती शुरू हो गई थी। अंशुमान हर रोज थाने में अपना काम खत्म होने के बाद गौरी से मिलने आता था और ये बात धीरे धीरे गांव में सबको पता चल गया। रेखा, तुझे पहले भी हम बताए थे और अब भी बोल रहे हैं, ये सब हमारे गांव में नहीं चलेगा। वो तो गौरी का दोस्त है बस, फिर आप सब दोस्त? इस उम्र में लड़का लड़की दोस्त नहीं होते। बात आगे बढ़ने से पहले उन्हें बोल दे शादी कर लेंगे, नहीं तो गांव का माहौल खराब होता जाएगा। हर एक लड़की ऐसे ही लड़का दोस्त बनाते फिरेगी। पर अभी गौरी की पढ़ाई चल रही है, अभी शादी की बात। गांव में पंचायत बैठ के गौरी के खिलाफ कोई फैसला लेने से पहले ही तुम्हें उसे संभालना होगा, नहीं तो क्या पता तुम तीनों को ही गांव छोड़ के जाना पड़े। हाँ, यही तो हमारे गांव का उसूल है। गौरी के माँ पापा ऐसी बातें सुनने के बाद बहुत परेशान हो गए और गौरी को अंशुमान से मिलने घर से निकलने ही नहीं दिए। ये गौरी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आज उससे मिलने उसके घर ही चला जाता हूँ, इस बहाने उसके घर वालों से भी मिल लूंगा। अंशुमान सीधा गौरी का घर ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गया और अंशुमान को सामने देखते ही गौरी के पापा गुस्से से लाल हो गए। नमस्ते अंकल,
गौरी कहाँ है? गौरी के साथ तुम्हारा क्या काम? जाओ तुम, उससे नहीं मिल सकते। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया जो मैं गौरी से मिल नहीं सकता? देखो बेटा, तुम शहर के लड़के हो, वहां पे पले बड़े हो, गांव की रीति रिवाज कुछ नहीं जानते तुम। यहाँ पे ऐसे लड़का लड़की नहीं मिल सकते। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी गौरी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। गौरी की शादी? हाँ, अब ज्यादा सवाल मत पूछो और चुपचाप चले जाओ यहाँ से। लोग तुम्हारे वजह से हमें बहुत कुछ सुना रहे हैं। नहीं पापा, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस दोस्त हैं। सबको गलतफहमी हो गई है पापा, और कुछ भी नहीं। सुना आपने गौरी ने क्या कहा? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। जाओ यहाँ से तुम। अंकल जी, अगर मैं कहूँ कि मैं गौरी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ तो? हाँ, ये मुझे पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, मैं भी तो इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। काश पापा मान जाए। क्या? ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम गौरी से सच में शादी करने तैयार हो? हाँ, मैं आज ही अपने घर वालों को सारी बातें बता के आपको हमारे घर पे जल्द ही इनवाइट करूंगा। मैं चलता हूँ अंकल जी, नमस्ते। पापा, मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। क्या करती है ये लड़की? कहाँ से है? मेरी जहाँ पे पोस्टिंग है उसी इलाके से है वो, और अभी लॉ पढ़ रही है। वाह वाह, बेटा पुलिस में और बहू वकालत पढ़ रही है। हमें कोई एतराज नहीं बेटा, तुम जिससे भी पसंद करोगे हम उसमें राजी हैं। क्यों बीना दीदी, क्या कहती हो? हाँ हाँ, मुझे क्या कहना इसमें। इस घर में तो सारे लड़के अपने हिसाब से लड़कियां चुन के रखते हैं। किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन सुरेश, उसकी पत्नी और गौरी रिश्ते की बात आगे बढ़ाने अंशुमान के घर पे आए। सुमति, सुमति, और कितना टाइम लगाएगी? जल्दी नाश्ता पानी लेकर आ। ये सुमति कौन है? जब से हम आए हैं तब से बस वही सारा काम कर रही है, और ये अंशुमान की माँ बस हुक्म झाड़ रही है बैठे बैठे। नमस्ते। ये कौन है? इनके बारे में तो कभी नहीं सुना। इसे इग्नोर करो बेटी, तुम मिठाई खाओ। अंशुमान के साथ हमारा घर घूम के देख लो। क्या इधर उधर की बातें सोच रही हो? हाँ 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 गौरी, चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखाता हूँ। क्या बात है गौरी, हमारा घर तुम्हें पसंद नहीं आया? या फिर मेरे घर वाले? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, सब ठीक है। अंशुमान, एक बात बताओ, वो औरत कौन है जो सारा काम कर रही है? अरे, इस घर में पहले आ तो जाओ, फिर सब समझ जाओगी। अब नीचे चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। तुम्हारे पापा को कहीं ये ना लग जाए कि मैं तुम्हें भगा ले गया। तुम भी ना अंशुमान। गौरी अपने माँ पापा के साथ घर तो वापस आ गई, पर उसके मन में ये क्वेश्चन मार्क होकर रह गया कि आखिर वो औरत थी कौन जो घर का काम इतने अच्छे से कर रही थी, फिर भी सब उसे आते जाते सुनाते रहते थे। ऐसे ही महीने बीत गए और गौरी की शादी अंशुमान के साथ बड़े धूमधाम से पूरी हुई। बहू, ये हमारे घर में सबसे बड़ी है, तुम्हारी बुआ सास हैं, और ये तुम्हारे ससुर जी, और मैं सास। बस हमारा छोटा सा ही परिवार है, और आज से तुम इस घर का हिस्सा हो। उम्मीद है कि मैं जैसे कहूँगी तुम सब कुछ वैसे ही करोगी। झिलमिल तो अपनी बातें बोलती जा रही थी, पर गौरी की आंखें बस सुमति को ही ढूंढ रही थी, और जब उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि सुमति एक कोने में छुप छुप के रो रही थी। उसे ना तो कोई बुला रहा था
और ना ही कोई बहू से मिलवा रहा था। गौरी, आज इस घर में तुम्हारी पहली रात है। कल सुबह जल्दी उठकर बहू का ड्यूटी भी निभाना है तुम्हें। अभी सो जाओ, ज्यादा देर तक पढ़ाई मत करो। इंस्पेक्टर जी, आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या पता मुझे लॉकअप में बंद कर देंगे आप। बंद तो कर दूंगा, पर वकील साहिबा, आप लॉ का कुछ ना कुछ पाठ पढ़ा के यूं निकल जाओगी। काफी रात हो चुकी थी, फिर भी गौरी के आंखों में नींद नहीं थी। आखिर क्यों सब गौरी को उस औरत के पास जाने नहीं दे रहे थे और क्यों वो इतना रो रही थी? यही सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अंशुमान, एक बात बताओ, सुन रहे हो? अंशुमान। अंशुमान तो बड़े आराम से सो गया था, पर गौरी के आंखों में नींद कहां? वो अब अपनी बेचैनी को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। वो धीरे धीरे कमरे से निकलकर सुमति को ढूंढने लगी। मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे ही घर में मुझे पराये बना दिए। मेरी बहू के साथ मेरा पहचान ही नहीं करवाए। हे प्रभु, कितनी बेचारी बन गई हूँ मैं। आंटी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? बहू, तुम यहाँ पे इतनी रात गए क्यों आई हो? कोई देख लेगा तो मुझे बहुत सुनाएंगे। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी चली जाओ बहू। नहीं आंटी, मुझे पहले ये बताइए कि आप रो क्यों रही हैं? आखिर क्या वजह है जो आज घर पे शादी हुई है और आप तब से रोए जा रही हैं? कैसे ना रोऊं बहू, मेरे बेटे की शादी कर दी गई और मुझे कोई बताया तक नहीं। आपके बेटे की शादी? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं बहू, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम जाओ, सो जाओ। मैं सच सुने बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रही। आंटी प्लीज बताइए मुझे, आखिर क्या बात है? तो सुनो, अंशुमान मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा। क्या अंशुमान आपका बेटा है? हाँ बहू, अंशुमान मेरा ही बेटा है। मैंने उसे जन्म दिया है। तुम्हारे ससुर जी मेरे पति हैं, उस झिलमिल के नहीं। वो तो एक बाजारू औरत है। आप ये क्या बोल रही हैं? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो जाओ अपने पति से ही पूछ लो। वो तो इतने सालों से सब जानते हुए भी अपनी माँ के लिए एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला। बहुत प्यार करता है मुझसे, छुप छुप के मुझसे बात भी करने आता है, पर उन लोगों से झगड़ा नहीं कर पाता बेचारा। बहुत शांत स्वभाव का है ना, इसीलिए। आप मुझे सब क्लियरली बताइए, हुआ क्या है? फिर सुमति शुरू से एक एक करके सब कुछ गौरी के सामने बताने लगी। मुझे पता है गौरी, तुम मेरी माँ से मिलने गई होगी। मैं तो उनके लिए कभी खड़ा नहीं हो पाया, पर मुझे यकीन है तुम जरूर सब कुछ ठीक कर दोगी। ओह, तो ये बात है। मुझे जहां तक समझ आया कि ये सब की शुरुआत आपकी ननंद यानी कि वीना बुआ से हुई है। ठीक है, अब आप देखते जाइए माँ, आपकी बहू क्या क्या करेगी और कैसे सबको गिन गिन के मजा चखाएगी। नहीं नहीं बहू, तुम उनके साथ ऐसा कुछ मत करना ताकि वो तुम्हारी जिंदगी भी नर्क बना दे। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। माँ, आपको पता है कि आपकी जिंदगी क्यों नर्क बन गई? क्यों आपके साथ इतने सालों से ज्यादती किया जा रहा है? क्योंकि आप उनके हर एक गलत काम को चुपचाप बर्दाश्त करती गई। अगर एक औरत खुद कमजोर पड़ जाएगी और लड़ना बंद कर देगी, तो ये दुनिया तो वैसे भी उसे पीछे ढकेलने हमेशा तैयार रहती है। इसीलिए हमें और नहीं डरना माँ। जो हमारे साथ जैसा करेगा, हम भी उसको अच्छे से मजा चखाएंगे।
सुबह हो गई, पर बहू रानी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद गौरी की बुआ सास और जबरदस्ती के सासू माँ झिलमिल थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो गए थे। एक नंबर की नकचढ़ी है ये लड़की। मैंने ना बोला था कि हमारे बेटे को पल्लू में बांध के हम पे ही हुक्म झाड़ेगी। ओहो वीना दीदी, तुम भी ना बहुत थक गई होगी, इसीलिए नींद से जगी नहीं अभी तक। नहीं तो मैंने उसे साफ साफ समझा दिया था कि सुबह होने से पहले सबके लिए चाय बना के कमरे में दे आने को, और तो और सारे बड़ों का आशीर्वाद लेने को। हैं? ये कौन हंस रहा है? हम दोनों तो यहाँ पे हैं। ये तो हमारे ही घर से आ रही है। शायद लॉन में कोई हंस रहा है, वो भी इतने जोर जोर से। ऐसा कौन आ गया इस घर में? चलो देखते हैं। झिलमिल और वीना बिना देर किए उनके लॉन के तरफ जाने लगे, ताकि ये पता चले कि इनके घर में बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के कौन है जो इतने मजे से हंसे जा रहा है। माँ, आपके बनाए हुए खाने का तो कोई जवाब ही नहीं। कल रात का डिनर बहुत टेस्टी था और अब आज का नाश्ता एकदम लाजवाब। बहू, तुम्हारे हाथों के चाय भी एकदम मस्त है। इतने सालों बाद कोई मुझे चाय बना के पिलाया, दिल खुश हो गया बहू। झिलमिल और वीणा ये सब अपने आंखों के सामने देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ सुमति, तू मेरी बहू के साथ यहाँ पे क्यों बैठी है? घर का सारा काम कौन करेगा? तुम्हारी बहू? मुझे जहाँ तक पता है कि गौरी तो मेरी बहू है। सुमति, जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो हम दोनों क्या करेंगे तुझे अच्छी तरह से पता है। बहू, तुझे हमारा ख्याल नहीं आया? तू इसके साथ मिलके चाय पी रही है? मैं तो आप सबसे बहुत बार पूछी कि ये कौन है, पर आप में से कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैं क्या करती और इन्हीं से ही पूछ ली। तो उसके बाद सच तो पता चलना ही था ना मुझे। अब मैं अपनी सगी सास के साथ बैठ के चाय नहीं पीऊंगी तो क्या बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना करूंगी? आप ही बोलिए ना। गौरी, एक दिन भी नहीं हुए इस घर में और हमसे इस तरह से बात करने लगी है तू? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप लोग इतना गुस्सा हो रहे हो। ज्यादा भोली बन रही है। अब मैं अंशुमान को बताती हूँ, वही सब ठीक करेगा। क्या माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? गौरी और छोटी माँ के साथ? हाँ बेटा, सुमति के साथ, जो तुमसे कभी प्यार नहीं की, एक निवाला खाना तक नहीं खिलाई, कभी प्यार से गाना गा के सुलाई भी नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मैंने पाला है, संभाला है और यहाँ तक पहुँचाया है। आप चिंता मत करो माँ, मैं गौरी को समझा दूंगा। उससे कोई गलतफहमी हो गई होगी। बेहतर होगा कि उसे अभी से समझा दो। अंशुमान, खबरदार जो मुझे डांटने की कोशिश भी किए तो। क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम गलत लोगों का सपोर्ट कर रहे हो? तुम्हारी अपनी माँ सालों से रो रही हैं। क्या तुम्हें उनकी आंसू कभी दिखाई नहीं दी? कितनी अच्छी औरत हैं वो। और तुम्हारे पापा उनके साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? और उनसे उनके बच्चे को भी छीन के किसी दूसरी औरत के हाथों थमा दिए। और तुम क्या कर रहे हो इतने सालों से? हाँ, बाहर बड़े पुलिस बने घूमते रहते हो और घर पे चोर। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बचपन से जो देखा वही सच मान लिया मैं। पर अब तो दिमाग आ गया है ना तुम्हें? फिर क्यों नहीं खड़े होते अपनी माँ के लिए? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम भी छोटी माँ को अवॉइड करो तो? हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं गलत चीजों का सपोर्ट बचपन से नहीं करती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर मुझे तुमसे ठीक यही उम्मीद थी। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ही यहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकती हो गौरी। छोटी माँ को उनका हक दिला के मेरी माँ बना सकती हो। एक औरत
जब दूसरी औरत से उसका हक छीनने लगे, उसे सालों भर टॉर्चर करती रहे, तब उसके पाप का बोझ इतना भारी हो जाता है कि कोई औरत ही उसे उसकी असली जगह दिखा सकती है। अब तुम हो मेरा हथियार। जाओ गौरी, जो करना है करो, पर इस घर में मेरी अपनी माँ और एक बार भी रोना नहीं चाहिए। नहीं रोएंगी, कभी नहीं रोएंगी, ये मेरा वादा है अंशुमान। घर पे सबको लगा कि अंशुमान गौरी को डांट के सुमति के साथ बात करना बंद करवा देगा, पर अंशुमान और गौरी मिलके अपना प्लान बना चुके थे। अब गौरी सुमति के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी और साथ में झिलमिल और वीणा के साथ भी अच्छी बनने का नाटक कर ही रही थी। फिर एक दिन, अरे गौरी, तुम ससुराल में खुश तो हो ना? मुझे अचानक से फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाई? अरे राकेश भैया, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। ये गौरी को कौन दुख पहुंचा सकता है भला? असल बात ये है कि मेरे ससुराल में कुछ दरिंदे हैं जिन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। आपकी मदद की जरूरत है मुझे। हाँ हाँ बोलो, क्या कर सकता हूँ मैं? आप तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते हैं ना? हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गौरी अपने प्लान में आगे बढ़ चुकी थी। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी। हमारे घर के जमीन जायदाद के पेपर्स क्या बुआ के पास रहते हैं? नहीं, मेरे पास ही होता है। तुम ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस यूं ही। मैं अभी बुआ को चाय देने गई थी और उनके टेबल पे जमीन के कुछ पेपर्स रखे हुए थे, इसीलिए पूछ लिया आपसे। क्या दीदी के पास जमीन के पेपर्स? जरूर चोरी की होगी। बहू, वो पेपर्स लेके आओ मेरे पास। अभी लाई पापा। फिर गौरी तुरंत ही अपने कमरे में जाकर नकली पेपर्स ससुर जी के हाथों थमा दी। ये तो सच में हमारे जायदाद के पेपर्स हैं। दीदी ने सब कुछ अपने नाम कर लिया, पर कैसे? अब तो उसकी खैर नहीं। दीदी, दीदी। अरे नहीं नहीं पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे अलावा बुआ का इस दुनिया में और कौन है भला? मुझे लगता है वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे इसीलिए करना चाहती है ताकि बाद में वो बेचारी ना बन जाए, अकेली ना पड़ जाए, इसीलिए। जो भी हो, पर ये तो गलत है। धोखा है हमारे साथ। एग्जैक्टली। फिर हम उनके तरह क्यों बन जाए? धोखेबाज। उनसे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं पापा। उन्हें यहाँ से निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। क्या पता आगे और क्या क्या करने वाली है वो। आज प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, कल आप उनके खिलाफ जाएंगे तो वो आपको ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान ना बना दे। कौन किसको रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा है? माँ, हमें लगता है कि वीणा बुआ आपकी जगह लेना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इस घर की मालकिन वो बन जाए, पर मालकिन तो आप हैं ना। वीणा दीदी ऐसे क्यों करेगी? करेगी नहीं झिलमिल, करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये देखो पेपर्स। हैं? प्रॉपर्टी के कागजात, वो भी उसके नाम पे? मेरी जगह कोई और ले ले, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लीजिए। उसका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। गौरी आग लगाने का काम करके अब अपनी सासू माँ के साथ बड़े मजे से खाना बनाने में लगी हुई थी। उससे पता था कि जल्द ही उसके ससुर जी अपनी वीणा दीदी के साथ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। फिर 2 दिन बाद, सुमति, आज चाय मिलेगी या नहीं? माँ, पापा, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए चाय, गर्मा गर्म पोहे के साथ। तुम क्यों आ गई बहू? ये सब तो सुमति का काम है, मैंने उससे बुलाया। अरे माँ, मुझे आपकी थोड़ी सी सेवा तो करने दीजिए। और बहू अगर सासू माँ के लिए चाय नहीं लाएगी तो और कौन लाएगा भला? अरे झिलमिल, क्यों बहू के साथ सुबह सुबह बहस कर रही हो? चुपचाप चाय पियो।
रुक जाओ। क्या हुआ? क्यों बीच में टपक पड़ी? वो चाय मत पियो, ये देखो मुझे रसोई में क्या मिला। रेड पॉइजन? ये हमारे घर में कहां से आया? मैं तो घर की पूरी साफ सफाई करती हूँ, पर आज तक ऐसा बॉटल कभी नहीं देखी। चूहे मारने की दवाई किचन में? मुझे लगता है कि ये चाय में मिलाया गया है। आप दोनों मत पियो चाय। सुमति, चाय तो तू बनाती है ना रोज? हाँ, मैं तो रोज बनाती हूँ, पर आज वीणा दीदी ने मुझे अपना कपड़ा इस्त्री करवाने कमरे में भेज दी और बोली कि वो खुद बनाएंगी चाय। गौरी, अगर वीणा दीदी चाय बना रही थी तो तुम कहाँ से चाय लेकर आई? मैं तो बनाने जा रही थी कि तभी वीणा बुआ ने बोला कि वो सबके लिए चाय बना दी है। फिर मुझे गार्डन में पौधों को पानी देने भेज दी और बाद में बोला कि मैं आप दोनों को चाय दे दूं। क्या वीणा दीदी इस उम्र में ये सब? देखिए ना पापा, मैं ना बोल रही थी कि आप दोनों को रास्ते से हटाने का जरूर कुछ प्लान बनाएंगी वो, पर अचानक से ऐसे क्यों करेगी वो? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। पापा, आप सोचिए थोड़ा। 3 दिन हो गए उनके कमरे से जमीन के पेपर्स गायब हैं। आपको क्या लगता है उनको समझ नहीं आया कि पेपर्स हमारे हाथों लग चुके हैं? इसीलिए वो अपना खेल खेल रही है अब। ना बाबा ना, बहुत हो गया। मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली। अंशुमान के साथ मैं आज ही कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी। हाँ, यही मेरे लिए और मेरे पति के लिए अच्छा रहेगा। नहीं बहू, मेरे जीते जी तुम और अंशुमान ये घर छोड़ के कभी नहीं जाओगे। जिसको इस घर से जाना चाहिए अब उसे निकालूंगा मैं। सुमति, सुमति, चाय सबने पी लिया या नहीं? सुबह से मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो गया है इनको। और अभी दोपहर के टाइम टेबल भी खाली पड़ा है। सबके सब कहाँ चले गए? खैर, मुझे क्या, मुझे भूख लगी है, मैं तो पहले खा लूंगी। सुमति, खाना कब लगाओगी महारानी? 2 मिनट बुआ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। जब भी मैं किसी काम में सुमति को आवाज लगाती हूँ, तू कहाँ से टपक पड़ती है? बुआ, आप मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों बात करती रहती हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तू बहुत कुछ बिगाड़ रही है इस घर में। बरसों से चलती आ रही हमारे घर के तौर तरीके को बदलने लगी है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और क्या पता आगे और क्या क्या खेल खेलेगी तू। देख रहे हैं पापा, आपने सुन लिया ना बुआ मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रही हैं। हाँ, जिसका जैसा नेचर बर्ताव भी वैसा ही रहेगा। मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, तुम्हारी चालाकी समझ जाती है, इसीलिए उसके साथ ऐसे बर्ताव करती हो ना। क्या मतलब है तेरा? बहू की तरफदारी कर रहा है? गौरी मेरी बहू है, खबरदार उसे आज के बाद कभी कुछ बोला तो, और बोलने की नौबत ही कहां से आएगी अब। हैं? क्या सब बोले जा रहा है तू? तुम्हारा सामान पैक करो और इस घर से निकलो। घर का माहौल खराब करके रखिए। मैं इस घर से चली जाऊंगी, पर क्यों जाऊंगी मैं और कहां जाऊंगी? मैंने तुम्हारा सारा बंदोबस्त कर दिया है। तुम वृद्धाश्रम में चली जाओ, वहां पे रहोगी आज से, और इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं। तुम मेरा ही भाई होकर मुझे वृद्धाश्रम चले जाने को बोल रहा है? तुम्हारे भाई होने से ज्यादा मुझे अब एक बाप और एक ससुर होने का फर्ज निभाना है। मेरे बेटे बहू के फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है ना मुझे। छोड़ो, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ। तुम तो हो ही घर तोड़ने वाली औरत। माँ जब जिंदा थी तब मुझे बार बार बोलती रही कि वीणा को ससुराल छोड़ा, नहीं तो तेरा घर तोड़ देगी, और तुम वही निकली। जाओ जाओ, इस उम्र में तुम्हारा इतना सारा काम यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। अरे पर बात क्या है ये तो बता। मेरे ऊपर भड़क क्यों रहा है ऐसे? पापा,
आप अंदर जाइए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बुआ प्लीज, आप पापा के साथ झगड़ा करना बंद करके पापा जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कीजिए। हम सब यही चाहते हैं। क्यों माँ, आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? हाँ वीना दीदी, अब हम इस बुढ़ापे में तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। तुम यहाँ से चली जाओगी तो बेहतर होगा। वीना अब क्या कर पाती भला? वो इसे ही अपना कर्म फल मान के उसी दिन वृद्धाश्रम चली गई। माँ, आपने देखा, मैंने ऐसा खेल खेला कि सबसे पहले वीना बुआ का पत्ता कट गया इस घर से। बहू, वो सब तो ठीक है, पर तुम इस सब में पढ़ के अपनी पढ़ाई से भटको मत। माँ, यही तो है मेरा प्रैक्टिस। सबूतों को तोड़ मरोड़ कर अपना पॉइंट प्रूव करना ही मेरा काम है। प्रैक्टिकल चल रहा है मेरा यहाँ पे। अब की बार उस झिलमिल की बारी, देखते जाइए आप। सच में देखा जाए तो वीना घर से चले जाने के बाद सब खुश थे। उसके भैया, झिलमिल और फिर सुमति, गौरी और अंशुमान भी। वैसे बुरे लोगों के लिए कौन दुखी होता है भला? ये तो आपको भी पता है। वाह गौरी, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो वीना बुआ को यहाँ से निकाल दिया। बरसों से मेरी माँ का सुख चैन छीन के रखी थी। कितना काम करवाती थी उनसे। हाँ अंशुमान, अभी माँ थोड़ी रिलैक्स लग रही है। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम का क्या हुआ? और वैसे तुम फाइनल एग्जाम के बाद क्या करना चाहती हो? मैं तो अपना एक कोचिंग सेंटर खोल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, पर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा ना। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? अगर हम ऊपर एक बड़ा सा हॉल बना दे तो तुम आराम से 50 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा सकती हो। फिर प्रॉब्लम क्या है? पैसे। अभी घर बनाने को पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी नौकरी तो अभी अभी लगी है। देखो गौरी, पापा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और पापा का इनकम भी बहुत अच्छा है। अगर तुम उनसे बात करोगी तो वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करवा ही देंगे। ट्रस्ट मी। ओके। अच्छा हुआ वीना दीदी को घर से निकाल दिया। अब इस घर में शांति है, सुकून है। नहीं तो रोज रोज सुबह खिचपिच सुन के ही नींद खुलता था। बस उतना ही नहीं, आजकल घर का खर्चा भी कम हो गया है। जब तुम्हारी वो नकचड़ी बहन थी, ये खाऊंगी वो खाऊंगी बोल बोल के सुमति के हाथों कम से कम 10 वैरायटी का खाना रोज बनाती थी। अब मैं सब कुछ अपने हाथों ले ली हूँ। खर्चा तो आधा हो गया है मानो। वैसे उसकी मेडिसिन के लिए भी महीने का 5,000 जाता था। अब शुक्र है। अच्छा, लगता है अब झिलमिल के पास बहुत पैसे हैं। पैसे? कहाँ से होंगे ज्यादा पैसे? नहीं बहू, मैं जब भी उस झिलमिल से ज्यादा राशन या सब्जी लाने को बोलती हूँ, वो मुझे झट से मना कर देती है। बोलती है उतने में ही एडजस्ट कर। इनकी मिठाई की दुकान से इतना फायदा नहीं हो रहा। फिर बहू, तुम बोल रही हो कि घर में इतने पैसे हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। माँ, मैंने खुद सुना उन दोनों को बात करते हुए। तो फिर एक काम करो, हमारा ये घर तो पुराना हो गया है। हम बुढ़ा बुढ़ी यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तुम अंशुमान और अपने लिए ऊपर घर बनाने को बोलती क्यों नहीं? आज तुम 2 हो, कल बच्चे होंगे, जगह कम पड़ जाएगी तुम्हें यहाँ पे। पर माँ, मैं ये बात अपने मुंह से कैसे बोलूं? वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। कभी कभी अपने जरूरतों के लिए खुद को आवाज उठाना पड़ता है। मैंने ये बात तुमसे ही सीखा है गौरी। और वैसे भी तुम्हारे कोर्स खत्म होने को है। उसके बाद तुम बोल रही हो कि लॉ की पढ़ाई के लिए बच्चों को ट्यूशन दोगी घर पे, और उसके लिए भी तो एक बड़ा हॉल चाहिए ना? हाँ माँ, मैं तो चाहती हूँ कि अपना कोचिंग सेंटर खोलूं, पर ये बात भी पता करना जरूरी है
कि आखिर इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं। झिलमिल को घर से निकालना इतना आसान नहीं लगता मुझे, पर जब तक झिलमिल की कोई कमजोरी ना मिल जाए तब तक इसी बात का ही पता लगाया जाए कि आखिर पैसों का होता क्या है इस घर में। बहू, तुम्हारी शादी को 1 साल होने को है। कुछ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो या नहीं? पापा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे पापा तुम्हें फैमिली बढ़ाने को बोल रहे हैं। ओह पापा, मैं तो कब से सोच रही हूँ, पर अंशुमान है कि सुनते ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी तब जाकर मेरी सैलरी बढ़ेगी और मैं ऊपर का फ्लोर बना के फिर फैमिली आगे बढ़ाने का सोचूंगा। अब आप तो जानते हैं कि वो कितना ईमानदार है। हाँ हाँ, ईमानदारी की कमाई से आजकल कहाँ कुछ हो पाता है, थोड़ा बहुत तो हाथ मैला करना ही पड़ता है। तो फिर ठीक है। झिलमिल तो बोल रही है कि हमारे पास अभी बहुत पैसे हैं। वीना दीदी के चले जाने के बाद और भी ज्यादा बचत हो रहा है। बहू, तुम अंशुमान से बात करो, हम ऊपर वाला फ्लोर तुम दोनों के लिए बना देंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि इस महारानी के लिए ऊपर घर बनाया जाए। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि 2-4 हजार बच जाते हैं। अब ऊपर घर बनाने के लिए कम से कम 20-30 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं? झिलमिल, मैं तो हर महीने इतने सारे पैसे देता हूँ तुम्हें, फिर तुम ये क्या बोल रही हो? सुमति का डिमांड कुछ कम नहीं है। घर के राशन पानी में महीने का कम से कम 50-60 हजार चला जाता है। फिर कितने पैसे बचेंगे मेरे पास? हाँ, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। झिलमिल गुस्से से खाना छोड़कर वहाँ से चली गई। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं ही कुछ सोचती हूँ। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा लगता है। देखो बहू, मैं तो इस सब में कुछ नहीं कर सकती। अब तुम्हें सच ढूंढ के निकालना है कि आखिर ये झिलमिल पैसों का करती क्या है। पर आप कुछ तो नोटिस की होंगी कि वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, या फिर किसके साथ फोन पे बात करती है। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा और ना ही उसपे कोई शक है मुझे। पर हाँ बहू, वो महीने में 1-2 बार रामपुर वाले बाबा जी के सत्संग में जरूर जाती है। सत्संग? झिलमिल को अच्छी तरह से पता था कि गौरी उससे ज्यादा सुमति को चाहती है, उसके साथ समय बिताती है, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए वो मुंह पे डायरेक्टली गौरी को तो कुछ नहीं बोल पाती, पर मन ही मन बहुत चिढ़ी हुई थी। उसे गौरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इधर गौरी हर वक्त बस यही सोचती रहती थी कि झिलमिल को इस घर से कैसे निकाला जाए, पर झिलमिल को निकालना कहाँ इतना आसान था। गौरी, 5 महीने बीत चुके हैं और तुम तब से झिलमिल को इस घर से निकालने में लगी हुई हो, पर तुमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा? मैंने अपना काम कर दिया है, देखते जाओ 2-3 दिन में क्या हो रहा है इस घर में। पता नहीं गौरी ने ऐसा क्या किया जो सचमुच 2 दिन बाद घर में गजब हो गया मानो। झिलमिल, झिलमिल, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ये कौन है झिलमिल? मैं तो इनसे कभी नहीं मिला। ये मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। अरे तुम जाते क्यों नहीं यहाँ से? कौन बताया तुम्हें इस घर का ठिकाना? मैं यहाँ से अकेले जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें भी चलना होगा मेरे साथ। मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ? पिछले 25 सालों से यहाँ पे अपना डेरा जमा चुकी हो। अब चलो, हमारे घर वापस चलो। हमारे घर? क्या बोल रहे हैं आप? वैसे आप हैं कौन? अशोक जी, आप इससे बात मत कीजिए, मैं सब संभालती हूँ। ये बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। अरे तुम जाओ यहाँ से, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हाँ, क्या चाहते हो अब?
मेरी पत्नी को मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। पत्नी? पत्नी? जी हाँ, पत्नी। ये झिलमिल मेरी पत्नी है। पैसे कमाने के चक्कर में आपको प्यार के जाल में फंसा के 25 साल पहले आई थी इस घर में, और अब तक यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। क्या झिलमिल तुम? ये झूठ बोल रहा है। मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा अशोक जी, ये बहुत झूठ बोलती है और अभी तक आपको झूठ ही बोलती आ रही है। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे और 2 बच्चे भी हैं हमारे, पर ये महारानी को हमेशा से ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी। इसीलिए फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर के साथ ये कैसे रह पाती भला। इसीलिए एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी मायके भाग गई। मुझे लगा कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, पर नहीं। मैडम वहां से सीधा आपके साथ चक्कर चलाए और चले आए आपके घर में आग लगाने। ये सब झूठ है। अशोक जी, आप मेरी बात सुनिए। झिलमिल, तुम तो मुझे बोली थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाई कभी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप बहुत गरीब थे और तुम मेरे अलावा और किसी को अपने लाइफ में नहीं चाहती। हाँ, यही तो सच है। सब झूठ। ये अब भी नहीं मान रही। देखिए, अगर झिलमिल आपकी पत्नी है और झूठ बोल के मेरे साथ 25 सालों से रहती आ रही है, तो आप इतने सालों बाद ये सब बताने क्यों आए? पहले कहाँ थे आप? 5 साल लग गए मुझे इसे ढूंढ निकालने में कि आखिर ये है कहाँ। मुझे तो लगा था कि कोई मेरी पत्नी का गलत फायदा ना उठा ले, पर जब आपके घर का पता चला तब समझ आ गया कि ये सब इसी का ही प्लान है। फिर जब मैं इसे घर बुलाया तो ये मुझे हर महीने 20-30 हजार रुपए देकर मुंह बंद कर देती थी मेरा, और तब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। मैं और क्या कर पाता, आप ही बताइए। झिलमिल, तुम? मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो बस आपको चाहती थी। हाँ। इसका इरादा अभी तक गलत ही है। कुछ दिन पहले मेरे बेटे को 40,000 रुपए देते हुए बोली है कि एक ना एक दिन अंशुमान को इस घर से हटा के उससे ले आएगी इस घर में और यहाँ का मालिक बना देगी। व्हाट? झिलमिल, अब बहुत हो गया, तुम निकलो यहाँ से। अशोक जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मुझे ऐसे घर से निकाल देंगे? ये मेरा घर है, मैं इसका मालकिन हूँ। पता था मुझे, तू जरूर ऐसे ही कुछ बोलेगी। सर आइए। चलो चलो, बहुत हो गया फैमिली ड्रामा। अब चुपचाप अपने पति के घर चले जाओ, नहीं तो उठा के थाने में ले जाएंगे। अशोक जी ना तो झिलमिल को रोकने की कोशिश किए और ना ही झिलमिल खुद को बचाने और कुछ बोल पाई। आखिर में उसे अपना डेरा छोड़ के वापस पति के साथ चले जाना ही पड़ा। माँ, देखिए ना, आज घर में कितना सुकून है। हाँ, सच कहा तुमने बहू। इतने सालों बाद मुझे चैन की नींद आएगी आज रात को। इतनी बड़ी बात वो कैसे छुपा के रखी इतने सालों तक, और देखो कैसे अचानक से सब कुछ बाहर आ गया। माँ, इस सब को कहाँ बाहर आना था? आपकी ये बहू बहुत पापड़ बेली है। क्या किया है तुमने बहू? उस दिन जब झिलमिल सत्संग अटेंड करने घर से निकली तो उसके पीछे मेरा एक आदमी भी चल दिया। फिर पता चला कि मैडम जी सत्संग नहीं, रामपुर में किसी के घर जा रही हैं और ढेर सारे पैसे देकर आ रही हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था माँ? मैंने अंशुमान की मदद ली और एक दिन 2 पुलिस अफसर को उनके घर पे लेकर पहुंच गई। जी, आप कौन हैं? और पुलिस? झिलमिल के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? सच सच बोलो, नहीं तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। झिलमिल मेरी माँ है। हाँ, झिलमिल मेरी पत्नी है। वो तो बाहर कहीं काम करती है। फिर आप उसके बारे में क्यों पूछताछ कर रही हैं? बाहर कोई काम नहीं करती वो।
किसी के पति को फंसा के उनके घर में डेरा जमा ली है पिछले 25 सालों से, और हर महीने तुम्हें क्यों देती है इतने सारे पैसे? माँ हमारी पढ़ाई के लिए पैसे देने आती हैं, और हमें अब तक पता था कि वो किसी अमीर आदमी के घर पे काम करती हैं, पर आप ये सब क्या बोल रहे हैं? देखिए, अब समय आ गया है कि आप अपनी पत्नी को घर वापस ले आइए, क्योंकि वो किसी और का घर तोड़ के उसकी जगह लेकर महारानी बने बैठी है। क्या? जी हाँ, मैं आपको घर का ठिकाना देती हूँ, 2 दिन बाद वहाँ पे पहुँच जाना। पर मैं क्यों जाऊँ उसे वापस लाने? मुझे तो महीने के महीने पैसे मिल जा रहे हैं। सुनो, तुम्हारी पत्नी एक अमीर आदमी को फंसा के उससे पैसे लूट के तुम्हें दे रही है। वो तो जेल जाएगी ही, और साथ में तुम सब भी जाओगे। सिर्फ चोरी नहीं, फ्रॉड, चीटिंग और ब्लैकमेलिंग के भी चार्जेस लगेंगे। कम से कम 14 साल तक तो अंदर ही रहोगे। नहीं, आप बोलिए ना मुझे, मैं क्या करूं? मैं जैसे बोलती हूँ सब कुछ वैसे ही बोल के झिलमिल को वहाँ से घसीट के अपने घर पे ले आना। पर वो नहीं मानी तो? आप उसकी चिंता मत कीजिए, पुलिस भी होगी आपके साथ। और मैंने जैसे कहा था, झिलमिल के पति सब कुछ ठीक वैसे ही कर दिए। वाह बहू वाह, तुम्हारा दिमाग तो मानना पड़ेगा। पर माँ, झिलमिल के चले जाने पर इस घर में सब खुश हैं, पर पापा बहुत दुखी होंगे ना? पापा और झिलमिल के लिए दुखी? नहीं बहू, तुम्हें सच्चाई अभी तक पता नहीं। तुम्हारे पापा बहुत नेक इंसान हैं। 25 साल पहले जब वो झिलमिल को इस घर में लाए थे। आप ये क्या कर रहे हैं? किसी पराई औरत को मेरी जगह दे दिए? सुमति, ये औरत मुझे पहले तो नशे की कोई दवाई पिला दी, और बाद में बोलने लगी कि मैंने उसके साथ संबंध बना लिया है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, पर अब बोल रही है कि मेरे नाम पे पुलिस केस करेगी और जिंदगी भर जेल में सड़ने छोड़ देगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे जितनी तकलीफ हो मैं सह जाऊंगी, पर आप उसे संभाल के रखिए। पुलिस केस नहीं होना चाहिए। क्या पापा आपसे प्यार करते हैं, उस झिलमिल से नहीं? तो इसका मतलब वो झिलमिल अब तक पापा को ब्लैकमेल कर रही थी? हाँ बहू, पापा बहुत कोशिश किए उसे इस घर से निकालने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ, और ना ही हम पति पत्नी कभी खुश रह पाए उसके वजह से। उन्हें मजबूरन अंशुमान को भी उसे सौंपना पड़ा, नहीं तो वो पुलिस में कंप्लेन देने को धमकी दे रही थी। मुझे आप ये सब पहले क्यों नहीं बोले? पति पत्नी की बीच की बात बहू, मैं तुम्हें कैसे बता देती? तो इसका मतलब पापा तो बहुत खुश होंगे अभी। बहुत खुश हूं मैं। क्या बताऊं बहू, तुमने झिलमिल को इस घर से निकाल के हम पति पत्नी को फिर से एक कर दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब अशोक जी के परिवार में सब सही हो गया था, और इस सब में सबसे ज्यादा खुश अंशुमान था, क्योंकि वो सुमति को छोटी माँ नहीं, अब माँ बुला सकता था, और सुमति अशोक जी के साथ खुल के बात कर सकती थी। सालों से जो दूरी बन गई थी उनके बीच, वो आज उनके बहू के वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गया था। वाह गौरी वाह, बहू हो तो कोई तुम जैसी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।